बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस अब। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आप सभी के लिए जिनके एग्ज़ाम के लिए ओनली 5 डेज़ का टाइम बचा हुआ है, जिनका भी 1 फरवरी को एग्ज़ाम, 1 फरवरी को एज़ पर मेरे नॉलेज के त्रिपुरा में एग्ज़ाम है, उत्तराखंड में एग्ज़ाम है CHO के लिए। तो जो भी लोग इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपना पेपर बहुत ही अच्छे से दीजिए। सबसे अच्छी चीज़ ये रहने वाली, स्पेशली त्रिपुरा का जो लोग, यहाँ पर जो लोग उत्तराखंड का पेपर दे रहे हैं, ओनली उनको नर्सिंग आने वाली है। और उत्तराखंड के जो भी पेपर्स मेरे पास अवेलेबल थे वो ने सभी आपको चैनल पर अपडेट कर दिए हैं। अब यहाँ पर त्रिपुरा की बात करें हम, तो एज़ पर प्रीवियस के जो अभी तक 3 बार त्रिपुरा में एग्ज़ाम हुआ है, कंपेयर टू दैट इस बार है जो आपके एग्ज़ाम में ओनली 50 MCQs आना है, जिसमें आपको 13 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के आना है। तो मैं सभी से गुजारिश करूँगी कि आप लोग नर्सिंग तो कवर कर ही रहे हैं, साथ में आपका जो GK GS आना है उस पर भी फोकस कीजिए, लेकिन 3 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के आना है। वो आप नर्सिंग के यदि पूरे 37 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके कवर हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग को लेके जिसके मन में डाउट हो तो मैं बता दूं, पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का रहेगा त्रिपुरा वालों के लिए, लेकिन नेगेटिव मार्किंग 0.25 होनी है। तो आप लोग यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन में अपनी तुक्का भी लगा सकते हैं एज यू विश। तो यहाँ पर आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको कुछ GK कुछ GS के क्वेश्चन रहेंगे, साथ ही साथ आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन होंगे, जिसमें हमारी हेल्थ एजेंसी कम्युनिटीज़ वो सब आपकी यहाँ पे कवर की जाएंगी। लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं रिमाइंड करा दूँ, यहाँ पे मैं आपको नोट डाउन भी कर देती हूँ। जिनका भी ग्रुप 5 का एग्ज़ाम है, MP ESB ग्रुप 5 एग्ज़ाम होने वाला है बहुत ही जल्द, तो आप सभी के लिए MP ESB ग्रुप 5 के लिए PDFs अवेलेबल है। अब जो भी लोग PDF लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं। इन PDF की आपको खासियत ये रहेगी कि MP ESB के पहले व्यापम ने पेपर करवाए हैं, करेक्ट। MP ESB के पहले व्यापम ने जो भी पेपर कंडक्ट कराए हैं, व्यापम प्लस ESB प्लस जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं वो आपके, और 2025 के पेपर्स, ये सभी पेपर्स आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इनका चार्ज आपके लिए डिडक्ट किया गया है 299 रुपीज़ ओनली इसका चार्ज है, जिसमें आपके 22 है जो क्वेश्चन पेपर हैं जो अवेलेबल करवाए जाएंगे। जो भी आपके मन में डाउट हो आप लोग बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। अब जो लोग त्रिपुरा के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं CHO का, 1 फेब को आपका एग्ज़ाम है, उत्तराखंड वालों का भी CHO का एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए मैं सजेस्ट करूँगी यदि आप चैनल के ओनली वीडियोज़, और मैं एक और चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी लोग ये क्लासेस देखते हैं आप लोग अभी अपना टाइम ना तो रील्स देखने में वेस्ट कीजिए, ना अलग अलग जगह की क्लासेस को ज्वाइन करने में कीजिए कि यहाँ पर आप पेमेंट करके एक क्लास ज्वाइन कर लें, क्योंकि 5 दिन में आपने पूरे साल जो पढ़ा है उसका रिवीजन कर लीजिए, आपका पेपर निकल जाएगा यदि आपने पूरी शिद्दत से तैयारी करी होगी। तो यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, हो सकता है आपको थोड़ा सा ही बुरा भी लगे कि आप लोग जो भी त्रिपुरा का या उत्तराखंड का पेपर दे रहे हैं, क्योंकि आपको सडन एग्ज़ाम डेट दी गई है 10 दिन पहले ही, तो आपको करना ये है कि आप लोग वीडियो क्लासेस देखने में, चाहे इस चैनल की हो या किसी भी चैनल की हो, कंटिन्यूस क्लासेस देखने की बजाय आप लोग PDF से पढ़ें, तो आपका कम समय में ज़्यादा है जो डेटा कवर हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे क्लासेस देखी, आपको 1 घंटे का टाइम आपसे उस क्लास के लिए लिया जाएगा, उसमें आपके मैक्सिमम 20 क्वेश्चन ही सॉल्व होंगे, 20 और 25, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी क्लासेस को। तो यहाँ पे आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग PDFs के थ्रू पढ़ें। हाँ, जो डाउट आपके क्लियर नहीं होते, आप लोग यदि क्लासेस देखना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म की या कहीं और की भी, तो आप लोग अभी स्पेशली फॉर 5 दिन के लिए आप लोग क्लासेस स्किप करके भी देख सकते हैं, कट करके भी देख सकते हैं, बट अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो लोग त्रिपुरा का, उत्तराखंड CHO का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी मेडिकल एंड नर्सिंग की PDFs अवेलेबल हैं, तो आप लोग डायरेक्टली PDF परचेस करके ले सकते हैं। PDF में आपको अभी स्पेशली बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं और चार्जेस एज़ पर प्रीवियस आपको किए गए हैं 499 रुपीज़। तो यहाँ पे आपके 42 पेपर्स प्लस 40 मॉडल पेपर्स प्लस यहाँ पे आपको 10 मॉक टेस्ट भी ऐड किए गए हैं एज़ पर आपके त्रिपुरा CHO GK GS सिलेबस के साथ में।
तो आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। जो भी आपके मन में डाउट हो आप लोग, मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ पे मुझे कांटेक्ट करके है जो पूछ सकते हैं। ये रहा मेरा नंबर। जो भी आपके मन में डाउट हो आप लोग बेझिझक होकर इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे आपको जीके जीएस के अलावा नर्सिंग के क्वेश्चंस भी ऐड किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा आपके लिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर अबॉर्शन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज। तो प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में जो सबसे अच्छी मेथड है अबॉर्शन की वो कौन सी है? वैक्यूम एस्पिरेशन, प्रोस्टाग्लैंडिन, इंट्रायूट्राइन इंस्टॉलेशन ऑफ हाइपरटोनिक सलाइन, या फिर मीजोप्रोस्टोल एंड मीजोप्रोस्टोल। तो यहाँ पे आपको याद रखना है प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है। प्रेगनेंसी है जो हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर में डिवाइड है, और एवरी मंथ 12 वीक 12 वीक 12 वीक करके आपको डिवाइड किए गए हैं। नॉर्मल हम टर्म प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो टर्म प्रेगनेंसी कितने हफ्तों की होती है? 37 वीक्स। ये क्या होगी हमारी टर्म प्रेगनेंसी में कंसीडर होगी। यदि बिफोर दैट डिलीवरी हो जाए तो ये क्या कहलाती है? प्री टर्म। 37 हफ्ते के पहले हो तो प्री टर्म, आफ्टर 37 वीक हो मतलब टर्म प्रेगनेंसी। अब यहाँ पे कहा है कि पहले ट्राइमेस्टर में यदि अबॉर्शन करना है तो मेथड क्या होगी? तो यहाँ पर एज पर एमटीपी एक्ट के तहत फर्स्ट 20 वीक की प्रेगनेंसी को ओनली टर्मिनेट किया जा सकता है। फर्स्ट 20 वीक की प्रेगनेंसी को एज पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के टर्मिनेट किया जा सकता है। बट इन केस ऑफ यदि प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए कहा जाए मतलब 12 वीक के लिए, कितना? फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा मतलब 12 वीक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको मीफेप्रोस्टोल और मीजोप्रोस्टोल है जो मेथड होगी। लेकिन यदि बात की जाए किसकी? सेकेंड ट्राइमेस्टर की। किसकी? सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात की जाए मतलब अब 13 वीक्स की बात हो गई। यहाँ पे 13 वीक्स से लेके यहाँ पे ज़्यादा का टाइम आपका हो रहा है, तो यहाँ पर सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात की जाए तब यहाँ पे आपको डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज एक मेथड होती है DNC, वो इस्तेमाल की जाएगी। तो यहाँ पर DNC का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है यदि एग्ज़ाम में पूछी जाए फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देन वेजाइनल सपोजिटरी के तौर पर एज मीफेप्रोस्टोल मीजोप्रोस्टोल जो किट आती है पूरी MTP टर्मिनेशन किट, वो इस्तेमाल करके किया जा सकता है। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है प्रेगनेंसी का और उसमें पूछा जाए आपको और आपके ऑप्शन में वैक्यूम एस्पिरेशन हो तो उसको मार्क कर सकते हैं आप, और यदि डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज हो और DNC हो तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। ये दोनों ही आपके सही रहेंगे। क्लियर? तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि फर्स्ट में पूछें तो टैबलेट से हो सकता है, सेकेंड में पूछें तो DNC से। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज इट एंटर्स अरुणाचल प्रदेश। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है तो इसका नाम क्या है? देबांग, दिहांग, सुबांसरी या फिर धनश्री, किस नाम से जानी जाती है? जब ब्रह्मपुत्र नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे पहुँचती है? अरुणाचल प्रदेश में, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये जानी जाती है दिहांग के नाम से। ये आपको एग्ज़ाम में आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ऐड किया है। दिहांग नाम से ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है तब। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज बायरेंट्स ट्रैक्शन इज इंडिकेटेड इन। तो यहाँ पर ट्रैक्शन एज अ सपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किस फ्रैक्चर में इस्तेमाल किया जाएगा? फ्रैक्चर ऑफ फीमर, फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, स्पाइनल फ्रैक्चर या फिर फ्रैक्चर ऑफ रेडियस। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो जो बायरेंट्स फ्रैक्चर है ये किया जाता है यूज फीमर के फ्रैक्चर में। यदि फीमर हड्डी फ्रैक्चर हो जाए तब इसका इस्तेमाल किया जाएगा, स्पेशली इन द किड्स में, बच्चों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर फीमर फ्रैक्चर को ट्रीट करने के लिए यहाँ पर वेट है जो इस्तेमाल किया जाएगा
और बच्चे की उम्र 2 साल से चिल्ड्रन लेस देन 2 ईयर ओल्ड हो या फिर कम वजन का हो तब इस ट्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। याद रखें आप, ब्रायंट्स ट्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा बच्चे की उम्र 2 साल से कम हो या फिर उसका वजन 20 या 30 LBS से कम हो तब इस ट्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि इससे ज़्यादा है तो इसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया जाएगा। चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम वॉज रिप्लेस बाय विच प्रोग्राम इन इंडिया। तो भारत में है जो CSSM प्रोग्राम है, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम को किस प्रोग्राम ने रिप्लेस किया था? MCH प्रोग्राम ने, NRHM ने, ICDS ने या फिर RCH ने? ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आया हुआ है। CSSM प्रोग्राम का रिप्लेसमेंट किस प्रोग्राम ने किया था? तो ये किया था RCH ने, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम ने इसके लिए क्या किया था? रिप्लेस किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द ह्यूमन रिसोर्स इज अवेलेबल इन द सब सेंटर इज। तो सब सेंटर का यहाँ पर स्टाफिंग पैटर्न पूछा गया है, सीधा सीधा क्वेश्चन है सब सेंटर का स्टाफिंग पैटर्न। ऑप्शन में मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर, MPHW, फिजिशियन, आंगनवाड़ी वर्कर या फिर मेडिकल ऑफिसर। तो सब सेंटर पे कौन आपको अवेलेबल रहेगा? मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर, जो अभी हरियाणा में एग्ज़ाम होना है, MPHW के लिए होना है मेल फीमेल में। तो यहाँ पर सब सेंटर पर कौन अवेलेबल होगा? मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर। बट नाउअडेज सब सेंटर पर और कौन अपॉइंट होने लगे हैं? CHOs, MLHP। तो ये देखिए स्टाफिंग पैटर्न होता है कहाँ का? सब सेंटर का। तो यहाँ पर सब सेंटर यदि हम बात करते हैं कितनी जनता के बीच में रहेगा? यदि जनता कैसी हो, प्लेन एरिया में रहती हो तब 5000 के लिए, और यदि उबड़ खाबड़ एरिया हो तो 3000 के लिए। क्लियर है? और एक PHC 6 सब सेंटर को कवर करती है, ये भी आप याद रखिए। एक PSC में 6 सब सेंटर कवर किए जाते हैं। यहाँ पे स्टाफिंग पैटर्न की बात करें तो ओनली 3 होते हैं, मेल हेल्थ वर्कर, फीमेल हेल्थ वर्कर और एक वॉलंटरी वर्कर। क्लियर? तो यहाँ पे आपको सब सेंटर के बारे में इतनी जानकारी याद रखना है। सब सेंटर का नाम बदल के अभी आरोग्य टेम्पल कर दिया गया है, पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किया गया था। CHO अपॉइंट यहीं के लिए किए जाते हैं। यदि 5000 जनता है प्लेन एरिया में तब एक सब सेंटर होगा, यदि उबड़ खाबड़ हिली ट्राइबल एरिया है तो 3000 में एक होगा। 6 सब सेंटर को एक PSC है जो कवर करेगा। अब PSC का स्टाफिंग पैटर्न देख लीजिए। PHC का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? मेडिकल ऑफिसर। ये एग्ज़ाम में आपको बहुत आता है। PHC की हम बात करें तो उबड़ खाबड़ एरिया में 20,000 पॉपुलेशन में एक PSC होगा, 30,000 है यदि प्लेन एरिया तो। मेडिकल ऑफिसर एक होता है, फार्मासिस्ट एक होगा, नर्स मिडवाइफ एक होगी, ANM वर्कर एक होगी, ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर एक होगा, हेल्थ असिस्टेंट मेल होगा, हेल्थ असिस्टेंट फीमेल होगी, अपर डिविजनल क्लर्क होगा, LDC भी होगा, लैब टेक्नीशियन होगा, ड्राइवर होगा, क्लास 4th के 4 वर्कर होंगे, टोटल मिला के 15 रहेंगे। PHC से आपको इतने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फिर आता है हमारा CSC जिसको फर्स्ट रेफरल यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्स्ट रेफरल यूनिट कहा जाता है। टोटल 25 हैं जो यहाँ पे हेल्थ वर्कर, मतलब यहाँ पे एज अ मैन पावर की हम बात करें, मतलब यहाँ पे स्टाफिंग पैटर्न टोटल 25 लोग रहेंगे, जिसमें 4 MO रहेंगे। नर्स मिडवाइफ की बात करें तो टोटल 7 रहेगी, और एज अ स्टाफ नर्स की बात करें हम तो 7 होंगी। फिर 1 करके 1 ड्रेसर, 1 फार्मासिस्ट, 1 लैब टेक्नीशियन, 1 रेडियोग्राफर, 2 वार्ड बॉय होंगे, धोबी भी होगा, स्वीपर 3 होंगे, माली 1 होगा, चौकीदार 1 होगा, आया 1 होगी, प्यून 1 होगा। तो यहाँ पे आपको इसका भी जो पैटर्न है वो याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज डिनोमिनेटर वाइल कैलकुलेटिंग मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट इज। तो कौन सा डिनोमिनेटर यूज़ किया जाएगा जब हम MMR चेक कर रहे हैं? तब मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट चेक की जा रही है तब कौन सा डिनोमिनेटर यूज़ किया जाएगा? टोटल नंबर ऑफ डिलीवरीज, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, टोटल नंबर ऑफ मैटरनल डेथ या फिर मिड ईयर पॉपुलेशन। तो आप याद रखिए मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कब कंसीडर की जाती है? जब कंसीव करने से लेके डिलीवरी होने के 42 दिनों तक, आफ्टर डिलीवरी होने के 42 दिनों तक यदि माँ की किसी भी रीज़न से डेथ हो जाती है, कंसीव करने से लेके डिलीवरी होने के
42 दिनों तक यदि माँ की किसी भी रीज़न से डेथ हो जाती है तो वो कहलाती है मैटरनल मोर्टेलिटी। अब यहाँ पर इस मैटरनल मोर्टेलिटी के लिए डिनोमिनेटर क्या होगा, तो होगा टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में वही महिलाएं यहाँ पर क्या रहेंगी, डिनोमिनेटर के तौर पर जो रिप्रोडक्टिव एज में रही हो। किसमें, रिप्रोडक्टिव एज में रही हो। तो यहाँ पर यदि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की हम बात करते हैं तो डिनोमिनेटर होगा टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ। क्लियर है। अब यहाँ पे हम कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जो आपको एग्ज़ाम में आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं RBSK, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। आई होप सो कि ये प्रॉपर विजुअलाइज हो रहा हो। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, RKSK अलग है, RBSK राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो लॉन्च हुआ था 2013 में, 2013 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। इसका नाम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। एज पर दैट इस प्रोग्राम के यहाँ पर बच्चों की आफ्टर बॉर्न होने के बाद से लेके टोटल यहाँ पर कवरेज है 4 ग्रुप में कवरेज की गई थी। यहाँ पे क्या क्या, जो भी डेफिशिएंसी एट द बर्थ होती हैं, जो भी डिफेक्ट एट द बर्थ होते हैं, चाइल्डहुड बीमारी होती हैं, डेवलपमेंटल डिले इंक्लूडिंग द डिसेबिलिटीज़, वो यहाँ पे इसके तहत ट्रीट की जाएंगी। तो ये देखिए यहाँ पर टोटल मिलाकर 4 ग्रुप कैटेगराइज किए गए थे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत। डिफेक्ट एट बर्थ, यदि जन्मजात कोई दोष हो तो, यदि कोई कमी हो तो, जैसे एनीमिया हो जाए ब्लड की कमी से, विटामिन ए की कमी से वाइट हॉट स्पॉट हो जाए, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, या फिर एक्यूट माल न्यूट्रिशन हो या ग्वाइटर हो, तो उसको मैनेज करने के लिए RBS के प्रोग्राम के तहत ट्रीट किया जाता है। यदि कोई चाइल्डहुड बीमारियां हो, जैसे स्किन कंडीशन हो गई, या फिर शरीर के डेवलपमेंट, उम्र के साथ साथ शरीर का जो डेवलपमेंट रुका हुआ है या कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं, तो उनका ट्रीटमेंट भी इस RBS के प्रोग्राम के तहत किया जाता था। तो यहाँ पर याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया था। इसके तहत जो 4 क्राइटेरिया हैं वो डिसाइड किए गए थे कि डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसी, चाइल्डहुड डिसीज एंड डेवलपमेंटल डिले है जो इसमें इंक्लूड किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट वन इज व्हेन वाज द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, 1898 में, 1985 में, 1999 में या फिर 1995 में। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1985 में। 1985 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। CSSM प्रोग्राम का ही एक पार्ट था, चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड है जो इसी का पार्ट था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में याद रखना है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ प्रोग्राम्स हैं जो शॉर्ट में बता देती हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे आपका होगा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। क्या है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ये आया था आपका 2011 में। कब आया था, 2011 में। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK, ये देखिए यहाँ पे आप लोग इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एग्जाम में बहुत आते हैं। फर्स्ट जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK, इसका मेन एम था मैटरनल और जो बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनकी केयर करना। तो यहाँ पर लॉन्च हुआ था 2011 में। इसका लोगो आप देख लीजिए, एग्जाम में आता है। फिर आता है आपका RKSK। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अलग है, जननी सुरक्षा योजना अलग है, दोनों अलग हैं। तो यहाँ पर फिर आया था राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसके तहत यहाँ पर 18 साल तक के बच्चों को 7 जनवरी को ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। 253 मिलियन एडोलेसेंट्स मेल फीमेल तक यहाँ पे इसका टारगेट रखा गया था। तो यहाँ पर एडोलेसेंट मतलब किशोरावस्था 10 से 19 साल तक यहाँ पे जो इंक्लूडेड है उसको इस योजना का लाभ मिला था। RKSK राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। फिर आया था JSY जननी सुरक्षा योजना। इसका मेन एम था हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना है, जिसके कारण मैटरनल डेथ को प्रिवेंट किया जा सके, कम किया जा सके।
ये लॉन्च हुआ था 12 अप्रैल 2005 को। 12 अप्रैल 2005 में इसको लॉन्च किया गया था ताकि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो रेट दोनों है जो कम हो। फिर आया था प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। यहाँ पे जितनी भी स्कीम में आपको शॉर्ट में बता रही हूँ एग्जाम में आई हुई हैं, या तो लॉन्च डेट या बेनिफिशियर्स आपको पूछ सकते हैं। फिर आया था प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA, जो कि 2016 में लॉन्च किया गया था NHM मिशन के तहत। यहाँ पर इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये थी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की कि हर महीने का जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनका महीने की 9 तारीख को ANC विजिट में चेकअप करवाया जाना कंपलसरी रखा गया था। तो यहाँ पर ANC जो चेकअप है, एंटीनेटल जो क्लिनिक है, यहाँ पर हर महीने की 9 तारीख को यहाँ पे चेकअप किया जाता है। गवर्नमेंट के थ्रू फ्री फैसिलिटीज़ है जो यहाँ पे अवेलेबल है। फिर आया था नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली वेलफेयर। भारत एकलौता ऐसा पहला देश है जिसने सबसे पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च कर दिया था। लॉन्च किया था 1952 में, 1952 में। इसके पहले पूरे विश्व में किसी भी देश ने अपने कोई फैमिली प्लानिंग लॉन्च नहीं किए थे प्रोग्राम, क्योंकि भारत की जनता बढ़ रही थी। 1952 में लॉन्च किया था, बट अभी भी हम पूरे देश से जनता के मामले में सबसे आगे हैं। बाकी एजुकेशन और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब को लेके भरमार है हमारे इंडिया में, लेकिन बेरोजगारी भी कम नहीं हो रही है, जनता कम नहीं होने का नाम ले रही है। तो यहाँ पे भारत ने सबसे पहले है इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था 1952 में। वो कौन सी कंपनी ने बनाया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स कोलकाता, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, मैज़ेगॉन डॉक लिमिटेड मुंबई, या फिर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम। तो यहाँ पर एक जो बहुत बड़ा सा जहाज आपको दिख रहा है, ये किसने बनाया है? इसका नाम है INS सावित्री, जो कि इंडिजीनियसली मतलब स्वदेशी जहाज है, भारत में ही बनाया गया है इंडियन नेवी के लिए जहाज। तो यहाँ पर ये जो जहाज है, यहाँ पर ये जहाज है, जनरली अभी रिसेंट में इंडिया में नहीं है। INS सावित्री इंडिया का ही जहाज है, इंडियन नेवल शिप का जहाज है जिसका नाम है सावित्री। और जो मॉरिशस का जो पोर्ट लुइस है वहाँ पे अभी खड़ा है। तो यहाँ पर इसको बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? तो ये जो बनाया गया है माज़ागॉन डॉक लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? माज़ागॉन डॉक लिमिटेड ने इस जहाज को है जो बनाया है। एक्चुअल में यहाँ पर ये जो कंपनी है, इसके बारे में यदि आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि ये जो कंपनी है माज़ागॉन डॉक लिमिटेड, ये यहाँ पर मुंबई में है, जो 7 जून 1990 से है जो इसकी शुरुआत की गई थी। और ये जो जहाज है यहाँ पर ये बनाया गया है अभी हाल फिलहाल में। और इस जहाज की स्पीड है, ये जो शिपयार्ड है INS सावित्री, इसकी स्पीड कितनी है? 15 नॉट्स पर आवर, दैट मीन्स 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये क्या कर सकता है? चल सकता है। तो यहाँ पर इसकी खासियत भी जो INS विक्रांत टाइप उतनी ज़्यादा तो इसमें नहीं है, बट ये भी क्या है? एडवांस जो INS को दिया गया जहाज है, इसका नाम है INS सावित्री। फिर है हमारा क्वेश्चन, ओथ एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के 53वें CJI अभी बने हैं 24 नवंबर को, जिन्होंने शपथ ली है, तो वो कौन है? जस्टिस UU ललित, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस रंजन गोगोई, या फिर जस्टिस दीपक मिश्रा। तो यहाँ पर जितने भी नाम दिए गए हैं किसी न किसी टाइम पर इंडिया के हैं जो CJI रह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। बट अभी हाल फिलहाल में जो 53वें नंबर के 53rd नंबर के बने हैं उनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। कौन है? जस्टिस सूर्यकांत, जो कि 53वें नंबर के भारत के CJI हैं, जिन्होंने 24 नवंबर 2025 को है जो शपथ ली है राष्ट्रपति भवन में। याद रखिए CJI को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति। और हमारे देश की राष्ट्रपति रिसेंट में कौन है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। और इनका कार्यकाल है जो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, ये है जो 9 फरवरी है, यहाँ पर 9 फरवरी 2027 तक ही ये काम करेंगे। तो यहाँ पर 24 नवंबर 2025 से यदि इनका आपसे कार्यकाल पूछा जाता है कि ये कितने समय तक 53वें CJI रहेंगे, तो वो रहेंगे 24 नवंबर 2025 से 9 फरवरी 2027 तक। फिर है हमारा क्वेश्चन,
हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस सिंगल बैडमिंटन टाइटल। तो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 हुआ है तो मेंस का, तो सिंगल्स में बैडमिंटन का टाइटल किसने जीता है? यूसी तनाका, लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत या फिर साई प्रणीत। तो अभी हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 हुआ है, तो यहाँ पर इंडिया के हैं जो लक्ष्य सेन, कौन है? लक्ष्य सेन है जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस सिंगल बैडमिंटन के क्या बने हैं? यहाँ पर विनर बने हैं। इन्होंने हराया किसको है? ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इन्होंने हराया है जापान के जो बैडमिंटन प्लेयर हैं यूशी, यहाँ पे इनका नाम क्या है? यूसी तनाका, इनका नाम याद रखिए आप। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस बैडमिंटन टूर्नामेंट, ये हुआ है सिडनी में। कहाँ पर? सिडनी में। नेक्स्ट है विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट 2025। ये हर साल यहाँ पे जब भी होता है G20 समिट न्यूज़ में आता है। इस बार की खासियत यहाँ पर ये रही है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प जी, वो यहाँ पे एब्सेंट रहे और यूएस की तरफ से वहाँ पे जो एक चेयर या फिर हमें कह सकते हैं कि जो जगह दी जाती हर एक कंट्री के लिए वहाँ पे खाली रखी गई। तो यहाँ पर G20 2025 का जो समिट हुआ था कहाँ पे हुआ था, मतलब किस देश ने इसको होस्ट किया था? तो G20 समिट हुआ था, ये हुआ था साउथ अफ्रीका में, याद रखिए। और इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन रहे थे? तो पीएम मोदी जी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। और ये समिट कब चला था? 22 से 23 नवंबर तक, 22-23 नवंबर को 2 दिन ये समिट चला है। और इस समिट की इस बार की थीम क्या थी? सॉलिडिटी, इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी। याद रखिए, आपको पूछा जा सकता है 2025 की जो थीम थी G20 समिट की, वो यहाँ पे आपको मैंने ऐड कर दी है। आप चाहें तो इन चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं। 2025 की थीम क्या है? सॉलिडिटी, इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी। भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी जी, और ये समिट हुआ था साउथ अफ्रीका में 22 और 23 नवंबर को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच कंट्री G20 समिट हुआ था, ये हुआ था साउथ अफ्रीका में, याद रखिए। और इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन रहे थे? तो पीएम मोदी जी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। और ये समिट कब चला था? 22 से 23 नवंबर तक, 22-23 नवंबर को 2 दिन ये समिट चला है। और इस समिट की इस बार की थीम क्या थी? सॉलिडिटी, इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी। याद रखिए, आपको पूछा जा सकता है 2025 की जो थीम थी G20 समिट की, वो यहाँ पे आपको मैंने ऐड कर दी है। आप चाहें तो इन चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं। 2025 की थीम क्या है? सॉलिडिटी, इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी। भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी जी, और ये समिट हुआ था साउथ अफ्रीका में 22 और 23 नवंबर को। नेक्स्ट है, कंट्री ओरिजिनली डेवलप्ड द हैमर वेपन सिस्टम। तो कौन सा देश है जो हैमर वेपन सिस्टम को डेवलप किया है? रसिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान या फिर फ्रांस। तो यहाँ पर जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है और सैफरन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस, जो BEL है, भारत की BEL, और जो यहाँ पर हमें कह सकते हैं कि फ्रांस की SED जो कंपनी है, इन्होंने मिलकर हैमर वेपन सिस्टम तैयार किया है। और जो ओरिजिनली डेवलप्ड है कहाँ का है? तो ये फ्रांस का। याद रखिए, जो हैमर वेपन सिस्टम है कहाँ का है? फ्रांस का। हैमर वेपन सिस्टम का जो जॉइंट वेंचर है, एक तरीके से हम कहें, इंडिया और फ्रांस यहाँ पे मिलकर इसको बना रहा है। इसका नाम याद रखें, बट ओरिजिनली कहाँ का है? फ्रांस का। तो फ्रांस और इंडिया यहाँ पे मिलकर जॉइंट वेंचर है। और यहाँ पर हैमर का फुल फॉर्म क्या है? हाईली एजाइल एंड मैन्योरेबल म्यूनिटियन एक्सटेंडेड रेंज, जो कि फ्रेंच कंपनी सैफरन इसको बना रही है। जो यहाँ पर हैमर है, इसका फुल फॉर्म ऐड किया है मैंने, हाईली एजाइल एंड मैन्योरेबल म्यूनिटियन एक्सटेंडेड रेंज,
तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जो वेपन सिस्टम है, जो भी ग्लाइड बॉम्ब, इसको एक तरीके से इसका दूसरा नाम दिया गया है, इसका हैमर वेपन सिस्टम का नाम क्या है दूसरा, ग्लाइड बॉम्ब। इसका नाम आप याद रखिए। वो बना रही है फ्रेंच कंपनी, कौन सी, सैफरन। नेक्स्ट वन, हाईली गुब्बी वॉल्केनो दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। अभी 1-2 दिन पहले की ही बात है। ये जो यहाँ पर 10,000 साल पुराना, कितना, 10,000 साल पुराना वॉल्केनो है, जो ज्वालामुखी अभी फट गया है। इसका नाम है हाईली गुब्बी वॉल्केनो। तो ये कहाँ पर है, जापान, इथोपिया, फिलीपींस या फिर जापान में। सॉरी, यहाँ पर 2 बार ऐड हो गया। साल पुराना वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है। हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि ये ज्वालामुखी है, जो क्या हुआ है, इसमें विस्फोट हुआ है, मतलब एक तरीके से फटा है। और इसका जो असर है दिल्ली तक देखने को मिला। बहुत सारी फ़्लाइट को है जो डाइवर्ट किया गया है 25 नवंबर को। तो ये ज्वालामुखी है जो मेनली कहाँ पर है, यूथोपिया में। कहाँ पर, यूथोपिया के अफार रीजन में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, Which country has become the first in the world to implement a generational ban on tobacco use? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी हाल फिलहाल में जनरेशनल बैन का मतलब है कि इतने सन के होने के बाद, दैट से 2007 के बाद जो बॉर्न बच्चे हैं या 2005 के बाद बॉर्न वाले, वो उनको यहाँ पे बैन लगा दिया गया है। तो यहाँ पर जनरेशनल बैन लगा है तंबाकू के यूज़ पर। तो वो कौन सा देश बन गया है ऐसा, पहला, इंडिया, जापान, चाइना या मालदीव। तो इंडिया तो है नहीं। यहाँ पे आप गांव में जाके देखिए, बहुत सारे बच्चों के हाथ में ही आपको गुटखा खैनी मिल जाएगा, तंबाकू मिल जाएगी, राष्ट्रीय मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा करने वाला मालदीव है जो पहला देश है जो कि जनरेशनल बैन लगाया है। मतलब यहाँ पर जनरेशनल बैन का मतलब है कि जो भी लोग 1 जनवरी 2007 के बाद के बॉर्न हैं, देखिए यहाँ पर टाइम दिया गया है कि जो भी लोग 1 जनवरी 2007 के बाद जन्म लिया है, जिन भी लोगों ने, उनके लिए यहाँ पर इलीगल है जो माना जाएगा। और मालदीव ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा कि जो 1 नवंबर 2025 से प्रोग्राम है जो इफेक्टिवनेस में भी आ गया। इन्होंने टोबैको फ्री जनरेशन एक तरीके से यहाँ पे इसको लॉन्च किया है, एक पॉलिसी है इनकी, टोबैको फ्री जनरेशन। एक्चुअल में पहले करने वाला था मालदीव के, पहले इसको करने वाला था न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने सिमिलरली एक लेजिस्लेशन है जो पास किया था 2022 में। फिर 2024 में इन्होंने इसको है जो इफेक्टिव में लेके आए, बट उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मालदीव है जो यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर WHO और जो यहाँ पर FCTC है, इसके साथ में मिलकर इन्होंने काम किया और इफेक्टिव में आ गया कि जो भी लोग 1 जनवरी 2007 के बाद बॉर्न होते हैं उनको तो तंबाकू है जो परचेस करने को नहीं मिलेगा। अब जिम्मेदारी किसकी बनेगी, जो सेल कर रहे हैं, रिटेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर। और जो लोग यदि लेते हैं तो उनको पेनाल्टी भी लगेगी। जो मालदीव की, जैसे इंडियन की करेंसी रुपीज़ है, वैसे ही मालदीव रुपीज़ में 50,000 और $US में बात करें हम तो $3,200 का है जो फाइन भरना पड़ेगा जो भी लोग 2007 के बाद बॉर्न वाले यदि तंबाकू खरीदते हुए पाए जाते हैं। तो हमारे नर्सिंग क्वेश्चंस की, तो नर्सिंग का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर अभी तक हमने GK GS के रिगार्डिंग क्वेश्चन पढ़े, 6-7 क्वेश्चन थे। अब हमारे नर्सिंग के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका द बेस्ट साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इस, तो IM इंजेक्शन के लिए बेस्ट साइट क्या होगी, डेल्टॉइड, एंट्रीलेटरल पार्ट ऑफ द थाई, अपर आउटर सेगमेंट ऑफ बटक या फिर लोअर इनर सेगमेंट ऑफ बटक। कौन सी है जो बेस्ट साइट होगी जहाँ पर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है जो सेफली दिया जा सकता है। तो वो साइट यहाँ पे होगी कौन सी, अपर आउटर सेगमेंट ऑफ द बटक। यहाँ पर आपको याद रखना है अपर आउटर सेगमेंट ऑफ द बटक है जो यहाँ पर क्या होगी, हमारी बेस्ट साइट होगी IM इंजेक्शन के लिए। IM दिया जाता है 90 डिग्री के एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर। दूसरा यहाँ पे इसका पॉइंट है, जो मेडिकेशन इरिटेबल रहती हैं उनको जेट ट्रैक मेथड के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है ताकि टिश्यू में लीकेज ना हो और इंटरनली इरिटेशन डेवलप ना हो। तो जो IM इंजेक्शन का बेस्ट
जो जगह है, साइट है, वो क्या है, अपर आउटर सेगमेंट ऑफ बटक 90 डिग्री के एंगल से दिए जाते हैं। और जो मेडिकेशन इरिटेशन कॉज करती हैं उनको जेट ट्रैक मेथड के थ्रू है जो एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट वन, द मैनेजमेंट ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस इज सिमिलर रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो चाहे एंटीरियर नोज ब्लीडिंग हो रही हो या पोस्टीरियर हो रही हो, तो यहाँ पर सिमिलर मैनेजमेंट क्या होगा? एंटीबायोटिक रिक्वायरमेंट आफ्टर पैकिंग, ड्यूरेशन ऑफ पैकिंग, इंडिकेशन फॉर हॉस्पिटलाइजेशन या फिर सर्वेलेंस फॉर सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन। तो यदि आप एंटीरियर और पोस्टीरियर मतलब यहाँ पर नोज़ ब्लीडिंग होती है तो आपको नोज़ ब्लीडिंग की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? नोज़ ब्लीडिंग को स्टॉप करना। एपिस्टैक्सिस का मतलब होता है नोज़ ब्लीडिंग। अब यदि एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों हो रही है तो क्या आप एंटीबायोटिक देंगे? नहीं देना इनिशियली। ना यहाँ पे मैनेजमेंट पैकिंग पर डिपेंड करेगा, ना हॉस्पिटलाइजेशन पर। यहाँ पर आपका जो मैनेजमेंट होगा कि आपको सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन डेवलप तो नहीं हो रहे हैं, उस चीज़ के लिए कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना है। फिर है व्हाट इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द दैट कैन बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जी और अ फॉरेन बॉडी। यहाँ पर ये आँखों का पूछा है कि आँखों का कौन सा इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है आँखों में, जो बैक्टीरिया, वायरस या किसी एलर्जी या फॉरेन बॉडी के कारण भी हो सकता है। कैटरैक्ट, मायोपिया, कंजक्टिवाइटिस या फिर रेटिनोपैथी। पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला क्या है? कैटरैक्ट, दूसरा मायोपिया, तीसरा कंजक्टिवाइटिस और चौथा रेटिनोपैथी। अब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन की बात की गई है तो कैटरैक्ट में क्या होगा? ओपेसिटी छाएगी लेंस पर। क्या होगा? कैटरैक्ट में लेंस के ऊपर है जो ओपेसिटी छाएगी। मायोपिया मतलब दूर का नहीं दिखाई देगा। रेटिनोपैथी ये अलग तरीके की प्रॉब्लम होगी, लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेमेशन की बात की गई है। साथ में ये भी कहा गया है कि रीजन इसका बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जी या कोई फॉरेन मटेरियल हो सकता है, तो ये कहलाएगा कंजक्टिवाइटिस। और कंजक्टिवाइटिस का दूसरा नाम क्या होता है? पिंक आई। क्या है इसका दूसरा नाम? पिंक आई। फिर है व्हाट इज रिंगिंग और टिंकलिंग नॉइज हियर्ड इन वन और बोथ ईयर्स इवन इन अ क्वाइट एनवायरनमेंट। ये देखिए, आपको लगता है कि कानों में कुछ सुनाई दे रहा है, लाइक घंटी टाइप बज रही है, रिंगिंग सेंसेशन फील हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में बिल्कुल माहौल शांत है, शांति है पूरे में। तो ये क्या है? टिनिटस है, वर्टिगो है, हाइपरक्यूसियस है या फिर ऑटोफोनी है? कौन सी कंडीशन होगी जिसमें आपको कानों में लगेगा कि भाई घंटियाँ टाइप है जो बज रही हैं? तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आपका टिनिटस। क्या होगा? टिनिटस। वर्टिगो का मतलब अलग होता है। क्या है यहाँ पर? वर्टिगो अलग है। वर्टिगो का मतलब होता है लाइक स्पिनिंग टाइप। आपको लगेगा कि सब कुछ स्पिन हो रहा है, चक्कर टाइप आ रहे हैं आपको। तो यहाँ पर ये क्या है? वर्टिगो में आपको चक्कर टाइप आएंगे, स्पिनिंग जैसे लगेगा। और जो यहाँ पर एक और ऑप्शन है ऑटोफोनी। क्या है यहाँ पर? ऑटोफोनी। तो ऑटोफोनी में इस तरीके से कंडीशन आपकी नहीं होगी, बस्ट आउट नहीं होगी। एक्चुअल में यहाँ पर ये होगा कि पर्सन को अपनी खुद की वॉइस सुनाई देगी। क्या करेगा वो? अपनी खुद की वॉइस है जो उसको सुनाई देगी। ऑटोफोनी का मतलब यहाँ पे ही होगा। ऑटो मतलब सेल्फ की, हियर द सेल्फ वॉइस, तो वो क्या है? ऑटोफोनी। अब यहाँ पर वर्टिगो में मतलब क्या होगा? चक्कर टाइप से आएंगे। नेक्स्ट है इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट द डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इनमें से क्या है जिसमें कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब नहीं होगी? स्टूपर, हेलुसिनेशन, कन्फ्यूज़न या फिर कोमा। किस केस में मरीज बेहोश नहीं होगा? स्टूपर में होने के चांसेस रहते हैं, कन्फ्यूजनल स्टेट में भी कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब होगी, कोमा में तो मरीज है जो अनकॉन्शियस हो ही जाता है मोस्ट ऑफ द केस में। तो यहाँ पर जिसमें आपकी कॉन्शियसनेस पर है जो अफेक्ट नहीं होगा वो होगा हेलुसिनेशन। फिर है अ डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ एनिमल डिफेक्ट्स एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ डेंटल कैरीज। ये देखिए यहाँ पर कैसे खते हुए से दांत दिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक किसी विटामिन की कमी के कारण होने वाली प्रॉब्लम है जिसमें एनिमल डिफेक्टिव हो जाएगा और साथ में डेंटल कैरीज बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो विटामिन ए से होगा, फॉलिक एसिड से होगा, सी से होगा या डी से होगा? कौन सी विटामिन की कमी के कारण डेफिशिएंसी पूछी, मतलब कमी है। तो यहाँ पर जो भी हड्डियों के रिगार्डिंग चीज़ें होंगी वहाँ पे विटामिन डी होगा। और यहाँ पे दांत भी हमारे एक तरीके की बोन्स हैं जिनके डेवलपमेंट में कैल्शियम और विटामिन डी दोनों ही ज़रूरी हैं।
तो यहाँ पर विटामिन डी की कमी के कारण डेंटल कैरीज और एनेमल है जो डिफेक्टिव होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। फिर है हाउ मैनी लोब्यूल्स आर इन टेस्टिस। एक टेस्टिस में, यहाँ पर दोनों टेस्टिस की बात नहीं की गई जो टेस्टिस पेयर में होती हैं, तो यहाँ पर पूछा है हाउ मैनी लोब्यूल्स आर इन टेस्टिस। तो सिंगल टेस्टिस में कितने लोब्यूल होंगे, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 600 या फिर 100 to 400। तो एक टेस्टिस में यदि लोब्यूल की हम बात करते हैं तो 200 से 300 तक, एक्चुअल में 250 के आसपास रहते हैं। अप्रोक्सीमेट हम बात करें तो 250, बट इन ऑप्शन में हमारे 200 to 300 है, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, इट इज नॉट करेक्ट अबाउट एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो जो लेबर की नॉट करेक्ट अबाउट एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो थर्ड स्टेज का मतलब यहाँ पे क्या है, पहली स्टेज में क्या होता है, पहली में होगा सर्वाइकल डायलेटेशन, कॉन्ट्रैक्शन आएंगी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और सर्विक्स डायलेट होगी 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक क्या है, फर्स्ट स्टेज हो गई, यहाँ पर जिसको हम क्या कह सकते हैं, सर्वाइकल डायलेटेशन स्टेज, जिसमें 10 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट होगी। सेकंड में क्या होगा, बेबी एक्सपल्सन, बेबी बाहर आएगा। थर्ड में क्या होगा, प्लेसेंटा बाहर आएगा। क्लियर, थर्ड में प्लेसेंटा बाहर आएगा। अब यहाँ पर तीसरी स्टेज में क्या मैनेजमेंट आप करेंगे, कौन सा नहीं होगा, सही नहीं है। पेरेंटल ऑक्सीटोसिन विद इन 1 मिनट ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी। आपको बाय आईवी रूट के थ्रू क्या करना है, बेबी की डिलीवरी के जस्ट बाद ऑक्सीटोसिन देना है 1 मिनट के अंदर। कॉर्ड रिट्रैक्शन कंट्रोल करना है। स्पॉन्टेनियस एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा विथ एड ऑफ ग्रेविटी या फिर क्लैम्प डिवाइड एंड लाइगेट द कॉर्ड। क्या आपको करना नहीं है, सब कुछ करना है, एक नहीं करना है। तो यहाँ पर पेरेंटल ऑक्सीटोसिन दिया जाता है पीपीएच को मैनेज करने के लिए, और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन आते रहें ताकि प्लेसेंटा बाहर आ जाए। कॉर्ड ट्रैक्शन को भी मैनेज किया जाता है। क्लैम्प डिवाइड एंड लाइगेट द कॉर्ड भी किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा, विथ एड ऑफ ग्रेविटी, मतलब इमीडिएट नहीं होगा। एटलीस्ट आपको 30 मिनट तक वेट एंड वॉच करना होगा। यदि 2 या 3 बार डिलीवरी हो चुकी है तो विद इन 15 मिनट में प्लेसेंटा बाहर आ जाएगा, लेकिन यदि प्रीमी है मदर, 30 मिनट तक का टाइम है जो लग सकता है। तो थर्ड स्टेज होगी जो हमारी मैनेजमेंट की, इसकी लेबर की थर्ड स्टेज होगी, जिसमें प्लेसेंटा बाहर आता है। तो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा विथ एड ऑफ ग्रेविटी, फोर्सफुली आपको प्लेसेंटा बाहर निकालने की कोशिश नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है एटलीस्ट 15 to 20 मिनट तक। फॉलोइंग इज कॉल्ड एज नली ग्रेविडा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो आपका सही होगा कि नली ग्रेविडा किसको कहा जाएगा, प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, नॉट प्रेग्नेंट नाउ एंड नेवर इन पास्ट, कैन नेवर बी प्रेग्नेंट, वुमेन हु हैज़ जस्ट नाउ गिवन बर्थ। तो यदि जिस महिला ने अभी रिसेंट में बच्चे को जन्म दिया गया है तो वो तो पार्चुरेशन प्रोसेस से निकली हुई है, कैन नेवर बी प्रेग्नेंट, या फिर यहाँ पर होगा कि ना जो रिसेंट में प्रेग्नेंट है और ना पास्ट में कभी प्रेग्नेंट हुई है। तो यहाँ पर नली का मतलब होगा नील, नली का मतलब होगा नील। तो यहाँ पर कैन नेवर बी प्रेग्नेंट का मतलब होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी। और यहाँ पे प्रीमी हो गया मतलब प्रीमी ग्रेविडा हो जाता। तो यहाँ पर ये होगा कि ना तो अभी प्रेग्नेंट है ना पास्ट में कभी प्रेगनेंसी हुई है, तो वो होगी नली ग्रेविडा। तो यहाँ पर क्या होगा, नली ग्रेविडा का मतलब कि ऐसी महिला जो है जो हु हैज़ नेवर बीन प्रेग्नेंट बिफोर और रिसेंटली। नेक्स्ट वन इज म्यूकोसल अल्सर इज सीन इन विच स्टेज ऑफ सिफिलिस। तो सिफिलिस की कौन सी स्टेज में म्यूकोसल अल्सर देखने को मिलेंगे। सिफिलिस से आपको मे बी 10 क्वेश्चन तक बन जाते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। तो म्यूकोसल अल्सर है जो सिफिलिस की कौन सी स्टेज में देखने को मिलेंगे, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, टर्सरी स्टेज या फिर लेट स्टेज। टोटल 4 स्टेज होती हैं सिफिलिस में जब अल्सर देखने को मिलते हैं, और इनको आप यहाँ पर एज एन सिम्टम भी मान सकते हैं, साइन सिम्टम। तो सिफिलिस में जो पेनलेस, एक तो इसके जो अल्सर होंगे क्या होते हैं, पेनलेस होंगे, दर्द नहीं होगा बट अल्सर होगा। तो यहाँ पर इनको क्या कहते हैं, जो सिफिलिस में अल्सर बनते हैं
क्या है, सिफिलिस में जो पेनलेस अल्सर बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, चैंत्रे। यहाँ पे आपको मैं लिख देती हूँ, ये आपको एग्जाम में आता है। कैसे होते हैं, पेनलेस होते हैं, पेनलेस देखने को मिलेंगे और जनरली फर्म रिज रहेंगे। इनका जो कॉर्नर है वो कैसा होगा, फर्मली रहेगा। तो जो म्यूकोसल अल्सर देखने को मिलेंगे सिफिलिस में वो होते हैं फर्स्ट स्टेज में, सेकंड में नहीं, फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे आपके होते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है पहली स्टेज में ही होंगे। अब देखिए सिफिलिस के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। पहली चीज़, आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। सिफिलिस जो कि एक बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि ट्रिप्नोमा पैलिडियम के कारण होता है। किसके कारण, ट्रिप्नोमा पैलिडियम के कारण। इसके सिम्टम हैं जो जनरली डिपेंड करते हैं कि जो प्रोग्रेस है डिसीज़ की किस तरीके से है, प्राइमरी, सेकेंडरी है, लेटेंट है और टर्सरी लेवल की सिफिलिस है। मतलब 4 कैटेगरी यहाँ पे आप इसकी फेज भी मान सकते हैं और इसकी स्टेज भी मान सकते हैं। तो 4 कैटेगरी हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट और टर्सरी। टर्सरी को लेट फेज भी कहा जाता है, लेट स्टेज ऑफ सिफिलिस भी कहा जाता है, जो कि कई सालों तक चलती है। इसको हम ये भी कह सकते हैं 10 साल तक चलेगी, जो कि 10 से 30 साल तक रहेगी। पहली चीज़, सिफिलिस का कॉज क्या है, ट्रिप्नोमा पैलिडियम। दूसरा एक बैक्टीरिया है। तीसरा एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। कभी कभी माँ से बच्चे को वर्टिकल ट्रांसमिशन भी हो सकती है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ दी किस तरीके से इसका जो फैलना है क्या है, सबसे पहली चीज़ एसटीडी है। आपके एक से ज़्यादा पार्टनर होंगे तब हो सकता है, या फिर ओरल एनल सेक्स के थ्रू भी ये फैलने के चांसेस रहेंगे यदि इन्फेक्टेड पर्सन है तो। अब यहाँ पर जो इसकी 4 स्टेज होती हैं, प्राइमरी जो कि 10 से 90 दिनों की रहेगी। इसका एक एवरेज इंक्यूबेटरी पीरियड आप 21 दिन मान सकते हैं, जिसमें पेनलेस, सोर और अल्सर देखने को मिलेंगे, जिसको हम चैंत्रे के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ये जनरली शुरुआत में वेजाइना, एनस और जो अननोटिस्ड पार्ट है बॉडी के वहाँ पे देखने को मिलेगा, और कुछ हफ्तों तक, क्योंकि ये पेनलेस रहेंगे तो उतना समझ में नहीं आएगा। दूसरा, सेकेंडरी में स्किन रैसेस देखने को मिलेंगे जो कि नॉन ईची रहेंगे, सोल्स पर, फीट पर यहाँ पे आपको देखने के मिलेंगे। फीवर भी आ सकता है क्योंकि इसमें इन्फेक्शन है एक तरीके का। लेटेंट फेज में क्या होगा, हिडन स्टेज कहेंगे हम इसको। इसमें किसी भी तरीके के सिम्टम देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारा शरीर इन्फेक्टेड है, आप दूसरों को इन्फेक्शन है जो दे सकते हैं। टर्सरी लेवल में फाइनल स्टेज है, जो कि यदि लोगों को अनट्रीटेड छोड़ दिया तो 10 से 30 साल तक लग जाते हैं इन्फेक्शन को पकड़ते पकड़ते। इस तरीके की बीमारियों की खासियत यही है कि शॉर्ट टर्म में नहीं, लंबे टाइम तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको है क्या। सिफिलिस कभी भी है जो सिफिलिस गंदे खाना पीना इन सब से नहीं होता है। इसका मेन रीज़न यही है। माँ से बच्चे में कुछ रेयर केसेस में देखने को मिल सकता है, और इसके लिए जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का नाम होता है VDRL टेस्ट। याद रखें, सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, उसका नाम है VDRL टेस्ट। याद रखें, सिफिलिस कॉजेटिव एजेंट क्या है, बैक्टीरिया, ट्रिप्नोमा पैलिडियम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। इसमें जो पेनलेस अल्सर होते हैं उनको चैंत्रे नाम से जाना जाता है। फर्स्ट स्टेज में इसमें अल्सर देखने को मिलते हैं। लेटेंट स्टेज होती है, इसमें किसी भी तरीके के साइन सिम्टम देखने को नहीं मिलेंगे। और जो टर्सरी लेवल ऑफ स्टेज होगी, यहाँ पे टर्सरी फेज होगी सिफिलिस की। एक्चुअल में टर्सरी इसका नाम है, बट 4th रहेगी, लेकिन लेट रहेगी, फिर उसके बाद टर्सरी आएगा। तो यहाँ पर इसमें सिम्टम देखने को मिलेंगे, और जो कि 10 से 30 साल तक के समय के बाद लोगों में डायग्नोस हो सकती है। नेक्स्ट वन, HMIS स्टैंड फॉर। HMIS का फुल फॉर्म क्या है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इनिशिएट सिस्टम, सेकेंडरी स्टेज, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, या फिर होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन सिस्टम। HMIS है जो इसका फुल फॉर्म होता है हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आई थिंक ये क्वेश्चन MPCHO के एग्ज़ाम में एक बार है जो आ चुका है, इसका याद रखें। HMIS फुल फॉर्म है हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर है की सर्विस प्रोवाइडेड बाय फीमेल कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम आर ऑल एक्सेप्ट। तो जो FCHV के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो सभी हैं, किसी एक को छोड़कर। पहले में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैमिली प्लानिंग कमोडिटीज़, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आयरन टेबलेट टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, सैनिटेशन एंड हाइजीन मेंटेनेंस एट होम,
ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम है, क्या है, फीमेल कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के तहत यहाँ पे सभी सर्विसेज दी जाएंगी किसी एक को छोड़कर। पहला क्या है, फैमिली प्लानिंग कमोडिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, लाइक कॉन्डोम, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के बारे में बताया जाएगा। आयरन टैबलेट हैं जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। ORS के बारे में भी बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हाइजीन और सैनिटेशन आप घर जाकर क्यों बताएंगे? सैनिटेशन और हाइजीन है जो घर पर कैसे आप उनके मेंटेन करेंगे, आपका काम नहीं है। तो फीमेल कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के तहत फैमिली प्लानिंग कमोडिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लाइक फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में आपको बताया जाएगा। आयरन की टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। ORS के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन, ORS सैचेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जो WHO से मान्यता प्राप्त हैं, गवर्नमेंट के हैं। और यहाँ पर जो सैनिटेशन और हाइजीन का यहाँ पे हिस्सा होगा, बट एट होम पर नहीं होगा। नेक्स्ट वन, FCHV आर सिलेक्टेड बाय। तो यहाँ पर जस्ट हमने अब भी पढ़ा FCHV, F फीमेल कम्युनिटी हेल्थ वॉलेंटियर, यहाँ पर प्रोग्राम था, अभी वॉलेंटियर है। कौन इसके लिए सिलेक्टेड हो सकता है? पब्लिक हेल्थ कमीशन के द्वारा होगा, मेंबर ऑफ मदर ग्रुप के द्वारा होगा, टीचर सर्विस कमीशन के द्वारा होगा, फिर मेडिकल एजुकेशन कमीशन के द्वारा होगा। तो यहाँ पर जो फीमेल कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम है, इसके तहत जो फीमेल कम्युनिटी हेल्थ वॉलेंटियर हैं, इसका सिलेक्शन करेंगी मेंबर ऑफ मदर ग्रुप। जो भी माताएं हैं उनके द्वारा इसका सिलेक्शन किया जाएगा। देखिए, जो लोकल मदर्स ग्रुप होगा कम्युनिटी का, वो इनको सिलेक्ट करेंगी। दूसरा, यहाँ पर जो सिलेक्शन बॉडीज़ भी यहाँ पर मदर ग्रुप होगा। तीसरा, यहाँ पर लोकेशन, जो उसी स्पेसिफिक वार्ड या गांव की रहने वाली हो उसको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। एलिजिबिलिटी की बात करें हम तो मैरिड हो, ट्रेडिशनल वे में बात करें मैरिड हो, साथ ही साथ यहाँ पर अनमैरिड भी कुछ कुछ प्रोग्राम्स के तहत ली जा सकती। बट क्राइटेरिया की बात करें, उसी जगह की रहने वाली हो, जैसे आप आंगनवाड़ी वर्कर का पढ़ेंगे वैसे ही यहाँ पर ये भी है, और उम्र 25 से 45 साल के बीच में हो। नेक्स्ट वन इज which is the recent most drug among the following drugs for the treatment of MDR tuberculosis। तो यहाँ पर कौन सी ड्रग है, क्या है यहाँ पर कौन सी ड्रग है जो MDR ट्यूबरक्लोसिस में यूज़ की जाती है? बोसेंटेन, बेडाक्विलिन, लेवोफ्लॉक्सेसिन या फिर 5th जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। कौन सी मेडिकेशन है जो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस में यूज़ की जाती है? मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस का मतलब है यहाँ पर जो प्राइमरी ड्रग है ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने की, उनमें से 2 मेडिकेशन या एक मेडिकेशन हमारे शरीर पर रेजिस्टेंसी कॉज करती हो, मतलब उसका कुछ असर ही ना होता हो, तब उसके रिप्लेसमेंट में एक मेडिकेशन यूज़ की जाएगी जिसका नाम है बेडाक्विलिन। क्या होगा? बेडाक्विलिन। नाम याद रखिए, एग्जाम में आता है। देखिए, ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, एक तो आपने पढ़ी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई के द्वारा कॉज की जाने वाली डिसीज़ क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। लेकिन जब इसके ट्रीटमेंट में जो मेडिकेशन यूज़ की जाती हैं वो डॉट्स थेरेपी है। तो यहाँ पर लेकिन डॉट्स थेरेपी में कुछ मेडिकेशन ऐसी हैं जिसके कारण जो हमारा शरीर है उन मेडिकेशन के प्रति क्या रेजिस्टेंसी कॉज करता है, तो वो कहलाता है रेसिस्टेंट टीबी। अब यहाँ पर मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस टीबी में हमारा शरीर आइसोनियाजिड या फिर रिफाम्सिन, दोनों को लेके या किसी एक को लेके क्या करेगा? रेजिस्टेंसी कॉज करेगा। तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या दिया जाएगा? बेडाक्विलिन। याद रखिए, MDR ट्यूबरक्लोसिस में आइसोनियाजिड या फिर रिफाम्सिन से हमारे शरीर में रेजिस्टेंसी होगी, इसीलिए उसको ट्रीट करने में क्या दिया जाएगा? बेडाक्विलिन। अब एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, एक तो था मल्टी ड्रग जिसमें आइसोनियाजिड या रिफाम्सिन हो सकता है। अब यहाँ पर जो प्राइमरी मेडिकेशन है उनके थ्रू यदि यहाँ पे क्या होता है हमारी बॉडी में रेजिस्टेंसी होती है तो उसको एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंसी कहा जाएगा। मतलब बहुत सारी जो प्राइमरी मेडिकेशन है और टोटली ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस का मतलब जितनी भी फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ड्रग हैं टीबी को ट्रीट करने वाली, वो सभी हमारे शरीर पर रेजिस्टेंसी कॉज करती हैं, मतलब बेअसर होती हैं, तो वो कहलाता है टोटली ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। तो याद रखिए, रेजिस्टेंस टीबी का मतलब होगा कि जो मेडिकेशन है, एक मेडिकेशन या 2 से हो तो मल्टी ड्रग, अब जो बहुत सारी से हो तो XDR,
अब पूरे तरीके से जो टीबी को ट्रीट करने वाली, अब वो प्राइमरी मेडिकेशन और सेकेंडरी दोनों से रेजिस्टेंसी हो, तो यहाँ पर वो क्या होगा, टोटली ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पर जो एमडीआर ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने में जो मेडिकेशन यूज़ होगी, क्योंकि यहाँ पर आइसोनियाज़िड और रिफाम्सिन दोनों की रेजिस्टेंसी है, तो उसकी जगह कोई और मेडिकेशन यूज़ होगी, वो है बेडाक्यूलिन। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर पानी को प्यूरिफाई करने की टेक्नोलॉजी क्या है, फोर्टिफिकेशन, सेचुरेशन, डिस्टिलेशन या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन। तो पानी को प्यूरिफाई करने की टेक्नोलॉजी यहाँ पर क्या है, डिस्टिलेशन। क्या होगी, डिस्टिलेशन। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। फिर है द ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट बाय 2025 सेट बाय WHO इज टू रिड्यूस स्टंटिंग बाय। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2025 में ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट रखा था कि हम स्टंटिंग को कितने % तक कम करना है, 40%, 30%, 50% या फिर 60%। तो ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट है 2025 तक हमें स्टंटिंग को कितने % तक कम करना है, 40% तक। कितना है, जो 40% तक। यहाँ पे आपको याद रखना है परसेंटेज, एग्जाम में आपको आ सकता है। स्टंटिंग जो कि माल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, वास्टिंग आपने पढ़ा है, स्टंटिंग पढ़ा है। स्टंटिंग का मतलब होता है क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। क्या है, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। तो इस क्रोनिक माल न्यूट्रिशन को, स्टंटिंग को कम करना है कितना, 40% तक। याद रखिए कितना, 40% तक। फिर व्हाट इज़ द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। PEM का पहला इंडिकेटर लक्षण क्या है, अंडरवेट फॉर एज, स्टंटिंग, वास्टिंग या फिर सभी। फर्स्ट इंडिकेटर की बात की गई है पहले की, स्टंटिंग भी होता है, वास्टिंग भी देखने को मिलेगा, दोनों होता है, स्टंटिंग भी होगा, वास्टिंग भी होगा। लेकिन यहाँ पर जो वास्टिंग है, जो मसल्स है हमारी, सबसे पहले क्या होंगी यहाँ पे, उनको नुकसान होगा, तो वो क्या होगा, सबसे प्राइमरी और फर्स्ट इंडिकेटर PEM का मसल वास्टिंग। नेक्स्ट वन, हाउ लॉन्ग शुड अ जिंक टेबलेट बी एडमिनिस्टर्ड टू अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 5 हु हैज़ डायरिया एट द वेरी लीस्ट। किसी बच्चे की उम्र 5 साल से कम है, क्या है, अंडर द 5 है, मतलब 5 साल से कम है, उसको डायरिया हुआ है। जिंक की जो टेबलेट है कितने दिनों तक देंगे, एटलीस्ट 3 दिन तक, 5 दिन, 7 दिन या फिर 10 दिन तक। तो जिंक टेबलेट का आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट 14 दिनों का कोर्स होता है। कितना, 14 डेज यहाँ पे दी जाती हैं, ताकि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है जो प्रॉपर तरीके से हील हो जाए। अब यहाँ पर मिनिमम की बात की जा रही है, तो एटलीस्ट 10 दिन तक तो दी ही जाएगी, ताकि सेकंड एपिसोड आए तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और उसको भी प्रिवेंट करके रखे। तो डायरिया में जिंक टेबलेट यदि बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो 10 से 14 दिनों तक है जो दी जा सकती है, और ये बच्चे की रिकवरी में भी बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगी। यदि हम बात करें बच्चा 6 महीने, कितना, बच्चा यदि 6 महीने से कम का है तो 20 mg पर डे, और यदि 6 महीने से ज़्यादा का है तो 10 mg पर डे, और ये डोज आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। तो यदि ड्यूरेशन की बात करें जिंक टैबलेट की, तो एटलीस्ट 10 से 14 दिनों तक है जो दी जाती हैं। नेक्स्ट वन इज़, एक और चीज़ आपको याद रखना है, जब भी आप जिंक की टैबलेट दे रहे हैं, जब भी जिंक की टैबलेट आप दे रहे हैं और यदि आपको आयरन सप्लीमेंट्स भी देते हैं, तो एटलीस्ट दोनों के बीच में 2 घंटे का गैप रखिए। एग्ज़ाम पर्पज़ से आपको मैं बता रही हूँ कि यदि आपने पेशेंट को, आपका जो बच्चा है या आपका जो पेशेंट है, बेबी है या तो इन्फेंट है या बच्चा है, कोई भी हो, एडल्ट में भी यदि आप जिंक का डोज देते हैं, तो एटलीस्ट यदि आयरन का सप्लीमेंट भी देते हैं तो उन दोनों के बीच में 2 घंटे का गैप ज़रूर रखिए। और यदि बच्चे ने वॉमिट कर दी दवाई जिंक, तो 30 मिनट के अंदर यदि वॉमिट किए तो दोबारा से दे दीजिए, यदि 30 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं तब दोबारा मत दीजिए। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रोवाइड मॉर्टेलिटी बेनिफिट इन द सेटिंग ऑफ AMI। कौन सी मेडिसिन है जो मॉर्टेलिटी को प्रिवेंट कर सकती है, डेथ को रोक सकती है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। एस्प्रिन, इंट्रावीनस बीटा ब्लॉकर, इंट्रावीनस मॉर्फिन या फिर ऑक्सीजन। तो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में जो ड्रग है मॉर्टेलिटी को कम कर सकती है, वन एंड ओनली ड्रग है एस्प्रिन। कौन सी, एस्प्रिन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर डेथ फ्रॉम ड्राउनिंग।
यदि डूबने के कारण डेथ होती है तो सबसे ज़्यादा रिस्की कौन सी केस में डूबना होगा? इथेनॉल, मेल जेंडर, पुअर स्विमिंग एबिलिटी या फिर सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग। तो अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्की है जो फैक्टर क्या होगा डेथ के लिए। चाहे आप मीठे पानी में डूबें या खारे पानी में डूबें, डूबना एक ही चीज़ है। यदि आपको कम तैरना आता है तब भी दिक्कत हो सकती है, बट पानी कम गहरा होगा तो आप निकल के बाहर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्की होगा डूबना इथेनॉल में। यदि पर्सन इथेनॉल में डूब गया तो बचने के चांसेस ना के बराबर होंगे। तो यहाँ पर जो ग्रेटर रिस्क फैक्टर होगा डेथ का ड्राउनिंग के कारण, डूबने के कारण, वो क्या होगा? इथेनॉल। फिर है द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल इवालुएशन ऑफ पेशेंट विथ नॉन ट्रॉमेटिक हेडेक इज। यदि किसी मरीज को किसी भी तरीके की इंजरी नहीं हुई है लेकिन सिर दर्द हो रहा है, तब आप कैसे इवालुएट करेंगे? सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन करके, एमआरआई स्कैन ऑफ ब्रेन, थ्रो न्यूरोलॉजिकल इवालुएशन, या फिर ट्रायल ऑफ NSAID फॉर पेन रिलीफ। नॉन ट्रॉमेटिक मतलब कोई इंजरी नहीं हुई है, सिर नहीं फूटा है लेकिन फिर भी सिर दर्द हो रहा है, तब आप यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के थ्रू हेडेक क्यों हो रहा है वो पता करने की कोशिश करेंगे। एमआरआई CT स्कैन तो जब करेंगे जब पता करना हो कि ब्रेन में कोई इंटरनल इंजरी वगैरह तो नहीं हुई है। तो यहाँ पर हेडेक के लिए नॉन ट्रॉमेटिक हेडेक है तो कैसे इनिशियल इवालुएशन करेंगे? न्यूरोलॉजिकल इवालुएशन से। फिर है मोस्ट कॉमन पॉइजनिंग इन नेपाल इज। नेपाल में मोस्ट कॉमन पॉइजनिंग कौन सी है? ऑर्गेनोफॉस्फोरस, केरोसिन, एसिड या पैरासीटामॉल। तो नेपाल में, या फिर हम बात करें कि इंडिया में भी बात करें कंपेयर टू इंडिया, के नेपाल में ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग कॉमन है। रीजन एग्रीकल्चरल लैंड है तो एक तरीके का क्या है? पेस्टिसाइड है। क्या है? पेस्टिसाइड है, और एक कॉमन पॉइजनिंग का कॉज भी वहाँ पे देखने को मिलेगा। इंडिया में हम बात करें तो पेस्टिसाइड के अलावा बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसके कारण डेथ हो सकती है, बट पैरासीटामॉल ओवरडोज होने के चांसेस थोड़ा कम होते हैं। जब वो जानबूझ के खा लें बात अलग है। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग होने के चांसेस ज़्यादा है नेपाल में, क्योंकि एक तरीके से एज अ पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर लैंड पे यूज़ किया जाता है। वही यहाँ पे इजीली अवेलेबिलिटी होगी तो यहाँ पे इजीली यूज़ भी किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, स्कैबीज इज़ नॉट कॉमनली सीन इन। तो स्कैबीज कहाँ देखने को नहीं मिलेगा? फिंगर वेब्स में, स्कैल्प में, पेरी अम्बलाइकल रीजन में, या फिर रिस्ट में। तो स्कैबीज जो कि ईच माइट के थ्रू होगा और ये देखने को नहीं मिलता है सिर पर। कहाँ पर? स्कैल्प में देखने को नहीं मिलेगा, बाकी सब जगह होगा। अब देखिए यहाँ पर स्कैबीज का कॉज क्या है? 8 लेग का जो माइट है जिसका नाम है सारकोप्टिस स्कैबीज, नाम याद रखिए, सारकोप्टिस स्कैबीज, जो कि एक ईच माइट है जिसके 8 पैर होते हैं और यहाँ पर स्किन की टॉप लेयर में रह के अपने अंडे देगा। तो यहाँ पर ये सिम्टम क्या है? लाइन बोरोस देखने को मिलेंगी। एग्जाम में आपको पूछा जाता है स्कैबीज का कॉज क्या है? सारकोप्टिस स्कैबीज। और ये जनरली इसके जो रैसेस बनते हैं स्किन फोल्ड्स में बनते हैं, जहाँ पर भी स्किन फोल्ड होती है। अब आपके सोल्स हो गए, पाम हो गए, नेक हो गए, अंडर आर्म्स हो गए, जेनाइटल हो गए, इस और यहाँ पे क्या बनेंगे? सबसे फास्ट तरीके से फैलेगा। और इसमें जो लाइन बनती हैं, जो रेसेस बनते हैं आपके, वोरोस जिसको कहा जाता है, क्या है? वोरोस ऑन द स्किन और बेबी लाइन्स। तो यहाँ पर आपको इसका एक क्लासिकल सिम्टम है कि याद रखना है। नेक्स्ट वन है, एक और चीज़ है स्कैबीज है जो जनरली यहाँ पे इसके सिम्टम यदि हम बात करते हैं तो जनरली इन्फेक्टेड स्किन टू स्किन कांटेक्ट के थ्रू फैलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट वन, और एक और चीज़, स्कैबीज की यदि ड्रग ऑफ चॉइस पूछें एग्जाम में आपको तो परमेथ्रिन क्रीम, 5% परमेथ्रिन क्रीम है जो इसका ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ की जाती है। ओरल मेडिकेशन में आइवरमेक्टिन है जो दिया जाता है, ताकि जो भी यहाँ पर आइवरमेक्टिन एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जैसे एल्बेंडाजोल होती है उसी कैटेगरी की ये भी ड्रग है, जिसके कारण इंटरनली भी जो क्या हो हेलमिंथीस का खात्मा किया जा सके। नेक्स्ट वन, फ्लूड ऑफ चॉइस इन हेड इंजरी इज। तो हेड इंजरी वाले मरीज में क्या है जो फ्लूड आप एडमिनिस्टर करेंगे? 5% डेक्सट्रोज, DNS, नॉर्मल सलाइन एट 10% डेक्सट्रोज। तो यदि हेड इंजरी वाला मरीज है आपको उसमें सोच समझ के फ्लूड चढ़ाना होगा ताकि एडिमा भी ना हो। क्या हो? हेड इंजरी के कारण मरीज में
जो फ्लूइड बैलेंस आप मैनेज कर रहे हैं, पता चला ब्रेन इंजरी और ज़्यादा क्या हो जाए, यहाँ पर वर्स हो जाए एडिमा के कारण, स्वेलिंग के कारण, तो यहाँ पर जो दिया जाएगा वो क्या होगा, नॉर्मल सलाइन। क्या है, नॉर्मल सलाइन है जो बेस्ट रहेगा हेड इंजरी वाले पेशेंट में, क्योंकि एक तो आइसोटोनिक सोल्यूशन है जो कि फ्लूइड बैलेंस को मैनेज करने में हेल्प करेगा बिना सेरिब्रल एडिमा कॉज किए। बाकी अदर में थोड़ा सा रिस्क रहेगा, इसलिए नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट वन है गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है, बोन बायोप्सी, एक्सरे, सीटी स्कैन या यूएसजी। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियो मतलब हड्डियों के रिगार्डिंग, अब यहाँ पे पता किया क्या जाएगा, तो यहाँ पे होगी बोन बायोप्सी। क्या होगी, बोन बायोप्सी के थ्रू पता किया जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बोन बायोप्सी। नेक्स्ट है यहाँ पर डेपो-प्रोवेरा इज इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव गिवन एवरी। ये मैंने आपको बहुत सारी क्लासेस में पढ़ाया है। डेपो-प्रोवेरा गवर्नमेंट में यदि हम बात करें तो अंतरा के नाम से बहुत फेमस है। किसके, अंतरा प्रोग्राम के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है गवर्नमेंट में। अब यहाँ पर डेपो-प्रोवेरा हर 3 महीने में दिया जाने वाला इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव बाया इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू इसको दिया जाता है। तो याद रखना डेपो-प्रोवेरा मेड्रॉक्सी डिपॉजिट प्रोजेस्टेरोन है यहाँ पर। इसमें ये देखिए यहाँ पे इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डेपो-प्रोवेरा और इसका फुल फॉर्म क्या है, मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, जो कि लॉन्ग एक्टिंग प्रोजेस्टेन ओनली इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो कि बर्थ कंट्रोल शॉर्ट के नाम से भी जाना जाता है। हर 3 महीने में इंट्रामस्कुलरली आर्म और बटक स्पेस को दिया जाएगा। ए ओव्यूलेशन को सप्रेस करेगा, सर्वाइकल म्यूकस को थिक करेगा और फर्टिलाइज्ड एग को डिफ़िकल्टी कॉज करेगा ताकि यूट्राइन लाइनिंग में इम्प्लांटेशन ना हो पाए। तो हर 3 महीने में इसको इंजेक्ट किया जाएगा। इफेक्टिवनेस की बात करें तो 99% इफेक्टिव है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में। फिर नेशनल हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन सेंटर इज एपेक्स बॉडी अंडर। तो नेशनल हेल्थ एजुकेशन और कम्युनिकेशन सेंटर में एपेक्स बॉडी का मतलब क्या है, मतलब ये किसके अंतर्गत काम करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन। जो नेशनल हेल्थ एजुकेशन और कम्युनिकेशन सेंटर है, एक काम करेगा फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट है विच ड्रग इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी। तो यहाँ पे जो मेडिकेशन दी गई है इनमें से कौन सी मेडिसिन है जो टीबी के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होगी और लेप्रोसी में भी यूज़ होगी, रिफाम्सिन, आइसोनियाजिड, लीवोफ्लॉक्सेसिन या फिर इथाम्ब्यूटोल। अब यहाँ पर लीवोफ्लॉक्सेसिन को छोड़ के रिफाम्सिन, आइसोनियाजिड, इथाम्ब्यूटोल टीबी को ट्रीट करने में यूज़ की जाती हैं तीनों। अब ये टीबी को तो ट्रीट कर रही, साथ में लेप्रोसी, हैंसन डिसीज़ कौन ट्रीट करेगा, तो वो होगी यहाँ पर रिफाम्सिन। क्या होगी, रिफाम्सिन है जो एमडीटी थेरेपी का हिस्सा है, जो कि डेप्सोन और क्लोफाजिमिन के साथ में मिलके यूज़ की जा सकती है। याद रखिए डेप्सोन ड्रग ऑफ चॉइस, लेप्रोसी की क्या है, डेप्सोन। जो ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी, हैंसन डिसीज़ की, और लेप्रोसी की वो क्या है, डेप्सोन। डेप्सोन और क्लोफाजिमिन के साथ में मिलके रिफाम्सिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर पीएचसी अंडर पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस एज रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेशन बाय। तो पब्लिक हेल्थ सेंटर हैं जो क्या है, पब्लिक हेल्थ सेंटर हैं यहाँ पर भारत में किस कमिटी के रिकमेंडेशन से लाए गए थे, मुदलियार, करतार सिंह, प्लानिंग या फिर बोर कमेटी। ये पूरी कमेटी एग्ज़ाम में आपको आती है। तो जो पीएचसी है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के तहत आए थे और यहाँ पर पीएचसी की शुरुआत की गई थी भोर कमेटी के द्वारा। ये देखिए हम थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस करते हैं। भोर कमेटी की शुरुआत हुई थी 1946 में सर जोसेफ भोर के द्वारा। यहाँ पर इनका मेन एम था क्या, कि जो 3 टायर्ड हेल्थ केयर सिस्टम है, क्या 3 टायर्ड हेल्थ केयर सिस्टम है, उसको बढ़ावा दिया जाना और प्राइमरी हेल्थ केयर को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाना। इसका दूसरा नाम है हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी। एग्जाम में आती है हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी, भोर कमेटी 1946 में आई थी। सर जोसेफ भोर इसके चेयरमैन थे।
यहाँ पर पीएससी को है जो क्या किया गया था, फोकस किया गया था। फिर आई थी मुदलियार कमेटी। फिर इसके बाद क्या आई थी, मुदलियार कमेटी। तो मुदलियार कमेटी में जो पीएससी बने हुए थे, एग्जिस्टिंग पीएससी थे, उसको और आगे है जो बढ़ावा दिया जाना था। इसका नाम था हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। क्या है, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। तो जो जोसेफ वॉर की जो पीएससी वाली शुरुआत हुई थी, उसको इन्होंने आगे है जो बढ़ाने का काम किया था। नेक्स्ट है चड्डा कमेटी, जो कि 1963 में आई थी। तो इस कमेटी को कहा गया था नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम कमेटी। जो मलेरिया के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको पूछा जाए तो मल्टीपर्पज़ वर्कर का कॉन्सेप्ट आया था चड्डा कमेटी में। मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम भी इसी कमेटी के तहत है जो आगे बढ़ाया गया था। तो यहाँ पर इसके बारे में चीज़ें आपको याद रखना है। फिर मुखर्जी कमेटी, जो कि 65-66 में आई थी। फिर यहाँ पर इन्होंने हेल्थ प्रोग्राम्स के तहत जो स्टाफिंग पैटर्न है उसको यहाँ पे प्रमोट किया था। जंगलवाला कमेटी को इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज कहा जाता है, इंटीग्रेटेड ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो ये थी कमेटी जो आपको एग्ज़ाम में आ सकती हैं। आई होप सो को आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।